हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे। तो चलिए आज आपको केमिस्ट्री में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये 10th का केमिस्ट्री में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए केमिस्ट्री का डिफिनीशन चाहे 10th में पढ़िए, 11th में पढ़िए, 9th में पढ़िए, सब जगह डिफिनीशन वही होगा। तो सबसे पहले मैं देखने जा रहा हूँ व्हाट इज केमिस्ट्री। बहुत लोग क्या करते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री उनको पता ही नहीं होता है, आप बस पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या वो क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। तो ये भी एक साइंस का ब्रांच है। ये क्या है? साइंस का ब्रांच है। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिर आपका बायोलॉजी हो गया, ये सब साइंस का ब्रांच है। मैथ को दोस्तों साइंस में इंक्लूड नहीं किया जाता है। मैथमेटिक्स जो होता है वो आर्ट्स वाला लोग भी पढ़ता है। जैसे कोई साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहा है वो भी पढ़ता है, जो कॉमर्स लिया हुआ वो भी मैथ पढ़ता है। तो मैथमेटिक्स को बोलते हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन साइंस। ये साइंस में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये लैंग्वेज ऑफ साइंस होता है। तो चलिए केमिस्ट्री क्या होता है, ये साइंस होता है। इसलिए आपका जो 9th-10th में जो बुक होता है, बुक में जो है साइंस में आपका क्या रहता है, उसमें मैथ रहता है। मैथ का अलग रहता है, मैथ साइंस में नहीं होता है, इसलिए उसको अलग किया हुआ है। लेकिन साइंस में आप क्या क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? जूलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए केमिस्ट्री क्या होता है। फिजिक्स का हम लोग कैसे डिफाइन किए थे? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचुरल इवेंट्स एंड लॉज ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। उसमें नेचुरल इवेंट का स्टडी किया जाता है। किसका स्टडी किया जाता है? नेचुरल इवेंट का। और फिजिक्स से हुआ था फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है ना? उसमें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहा जाता है? जिसको आप मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री के बारे में क्या जानेंगे, चलिए इसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको मेजर कर सकते हैं। किसको नहीं मेजर कर सकते थे? जैसे आपको मैं बताया था कि एक स्टूडेंट दूसरे से ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा सुंदर है, तो इसको मेजर कर सकते हैं क्या? मान लेते हैं एक स्टूडेंट दूसरे से ज़्यादा सुंदर है, कितना? 250 ग्राम। यार नहीं बता सकते उसको। तो चलिए केमिस्ट्री को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे उसी को मैं देखने जा रहा हूँ। और जूलॉजी में 2 पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, बोटनी और जूलॉजी का है। बायोलॉजी में 2 पार्ट पढ़ते हैं, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी में जितना भी है क्रिएचर सबका आप स्टडी करते हैं, और बोटनी में मेनली किसका स्टडी करते हैं? आप प्लांट्स का स्टडी करते हैं। उसमें किसको स्टडी करते हैं? प्लांट्स का। केमिस्ट्री में क्या होता है चलिए देखिए। द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with properties, composition and structure of a matter is called chemistry। यहां पर देखिए क्या कहता है, साइंस का ऐसा ब्रांच है which deals with का मतलब होता है अध्ययन करना। यहाँ deals with मतलब जो अध्ययन करता है। किसको अध्ययन करता है? प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज का स्टडी करेगा, और किसको? कंपोजिशन का, और किसका? स्ट्रक्चर का स्टडी करता है। किसी मैटर के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन का ये स्टडी करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे आप कोई लेकर के चलिए, जैसे देखिए सब्सटेंस कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है, मेनली 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। द 4th स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो वो 4th स्टेट होता है। मेनली जो है 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जैसे देखिए मान लीजिए कि वाटर क्या है? लिक्विड है। एक एग्जांपल मैं लेकर के चल रहा हूँ, देखिए वाटर है। तो वाटर का कंपोजिशन कहने का मतलब क्या हुआ?
कंपोजिशन का मतलब किससे किससे ये बना है, किससे किससे ये बना है। तो किससे किससे बना है, ऑक्सीजन से बना है, और किससे बना है, हाइड्रोजन से बना है। तो ऑक्सीजन से बना है और हाइड्रोजन से बना है, क्लियर है, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से बना है। तो ये हो गया आपका कंपोजिशन, ये क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया। अब इसमें देखिए प्रॉपर्टीज कहता है, इसका प्रॉपर्टीज में क्या होगा, ये कलरलेस, ये क्या होता है प्रॉपर्टीज में, इसका क्या है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो प्रॉपर्टीज में भी कितना पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल कहने का मतलब क्या हुआ, बाहर से जो दिखाई दे रहा है ना, वो समझिए उसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्लियर है। जैसे उसका कलर हो गया, ये सब किस में चलाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में। और रिएक्शन किससे, रिएक्शन किसके साथ करेगा, ये सब चला जाएगा किस में, केमिकल प्रॉपर्टी में। तो कंपोजिशन का मतलब समझिए किससे किससे ये बना है। अब रह गया स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ करेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इस पर जो है 2 लोन पेयर्स होता है, लोन पेयर्स अभी आपको नहीं जानना है, ये दोनों में काफी रिपल्सन होता है, जिसके कारण ये एंगुलर बन जाता है, ये एंगुलर बन जाता है, क्लियर है। ये क्या बन जाता है, एंगुलर बन जाता है। इसका एंगल जो है लगभग 105 के करीब होता है, यानी 104.5 डिग्री, लगभग 105 लिखिए ना, इतना एंगल होता है, क्लियर है ना। तो कंपोजिशन का मतलब क्या होगा, किससे किससे बना है। और स्ट्रक्चर, ये हो गया स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर। और ये क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया, कंपोजिशन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना। चलिए देखिए इधर, तो प्रॉपर्टी में 2 तरह का होता है, केमिकल और फिजिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखिए, वाटर क्या होता है, उसका कोई कलर होता है, कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस उसको बोलते हैं। चलिए अब आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूं, चैप्टर पर आइए। ये रहा आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लियर है। तो ये आप लोग एक बार रीडिंग दे दीजिएगा। ये देखिए, मैग्नीशियम रिबन का जला रहा है तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर इसको याद रखना है। जैसे देखिए ना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है जिसके लास्ट में, पता कैसे चलेगा कौन मेटल है, मैग्नीशियम है जिसके लास्ट में यूएम रहेगा, वो जनरली मेटल होता है। जिसके लास्ट में यूएम रहेगा वो क्या होता है, जनरली मेटल्स होता है। हीलियम को छोड़ करके, हीलियम एक्सेप्शन में आता है। हीलियम क्या है, गैस है। जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये मेन ट्रिक्स है, कहीं बुक में मिलेगा नहीं, इस ट्रिक्स को माइंड में रखिएगा। जिसके लास्ट में यूएम रहेगा वो क्या होता है, मेटल होता है। जैसे सोडियम हो गया, इसके भी लास्ट में देखिए यूएम है। पोटासियम हो गया, सोडियम पोटासियम इटीसी बहुत है। जिसके लास्ट में यूएम लगा हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा, मेटल्स हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए ये सब एक्टिविटीज है, ये सब आप लोग एक बार रफली जो है आप लोग फर्स्टली इसको पढ़ लीजिएगा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए केमिकल इक्वेशन जो होता है,
केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन ऐसे मैथ में आप लोग पढ़ते हैं वो इक्वेशन होता है, उसी तरह यहां पर इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन। देखिए इधर रिएक्टेंट्स होगा, रिएक्टेंट्स, और इधर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो ये एक तरह की इक्वेशन हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर में कौन कौन सा रहता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसी से मिल करके बना है क्या, वाटर। इसको क्या कीजिएगा, H2O। अब देखिए यही इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ नंबर ऑफ आइटम्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन बैलेंस होने का क्या मतलब, कि दोनों तरफ नंबर ऑफ आइटम्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है। तो कैसे सेम कीजिएगा, देखिए आपका बुक में जो है काफी लॉन्ग करके बताया हुआ है, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। हम आपको बता दे रहा हूँ कैसे इसको बैलेंस कीजिएगा। सबसे पहले कोई एक आइटम को बैलेंस कीजिएगा। जैसे देखिए ना, ऑक्सीजन को मैं बैलेंस करने जा रहा हूँ, तो इधर के वो है, दो गो, इधर के वो ऑक्सीजन है, एक ही है ना। तो इसको दो बनाने के लिए 2 से कर देंगे, अब 2 ऑक्सीजन हो गया। इसमें कितना अब हाइड्रोजन हो गया, 2 2 या 4, 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गया। इधर कितना हाइड्रोजन का एटम है, 2 है, तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे, तो अब इधर भी 4 हो गया, उधर भी 4 हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और केवल इतना लिखा हुआ रहता तब केवल हम लोग केमिकल इक्वेशन इसको बोलते हैं, लेकिन ये बैलेंस हो गया ना दोनों तरफ, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको क्या बोला जाता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। ऐसा देखिए, जैसे ही आप 11th में जाइएगा तो जूलॉजी हो गया, बोटनी हो गया, फिर आपका केमिस्ट्री हो गया, ये फिजिक्स हो गया, वहाँ 0 लेवल से स्टार्ट किया जाता है, समझ गए ना। तो जैसे ही 11th में जाएगा तो ये सब जो है ना, इतना पढ़ लीजिएगा कि ये सब बच्चा बन जाएगा, 10th वाला कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। और मैथ वाला जो है पोर्शन पूरा मजबूत रखिए, उसका जो है आगे पढ़ाई नहीं होता है, उसका फिजिक्स में पढ़िएगा ना तो यू जाएगा। तो जितना 10th तक मैथमेटिक्स पढ़े हैं वो सब कमांड में रखना है। चलिए ठीक है यहाँ तक। तो ये रहा आपका केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए आपको मैं बता दिया किस तरह बैलेंस करना है। जैसे और देखिए, ये रहा, देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। देखिए तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यही ना केमिकल इक्वेशन हो गया। तो रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट, ये क्या देगा, केमिकल इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको कैसे लिखिएगा, चलिए देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये बना देगा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनाया था। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। बैलेंस कैसे कीजिएगा, इधर कितना ऑक्सीजन है, 2, कोई एक एटम को पहले बैलेंस कीजिए, 2 है, इधर एक ही है ना, तो 2 से गुना कर देंगे। अब Mg कितना हो गया, 2 गो इधर, तो लेफ्ट साइड भी 2 होना चाहिए, यहाँ 2 से कर दीजिए, बन गया। और इसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको जो है, देखिए ऐसा दिया हुआ है, राइटिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए इसमें बैलेंस किया गया है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड वाला, इसको बैलेंस करके देखिए
ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, एगो जिंक एगो जिंक एगो सल्फेट एगो सल्फेट, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। इसी को जो है आप देखिए इस तरह डिटेल से दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट आरएचएस, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, और नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जिंक एक, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, क्लियर। हाइड्रोजन 2 2, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4 4, क्लियर है ना, यहाँ पर देख लीजिए। तो दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए, सेम। जब नंबर ऑफ एटम्स सेम हो जाएगा तो क्या कहलाता है, बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाता है, क्लियर है। अब इसी तरह का सब है, कर लीजिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, सब वही है, समझा दिए ना कि कैसे बैलेंस होता है। जैसे देखिए इसी को बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करना है तो क्या कीजिएगा, Fe प्लस H2O क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस H2 है ना। तो इसमें देखिए कैसे आप बैलेंस कीजिएगा, इधर Fe कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन इधर 4 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, ठीक। तो Fe बैलेंस हो गया दोनों तरफ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए, तो इधर कितना हो गया, 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8, इधर कितना है, 2 है, तो यहाँ 4 कर दीजिए, बैलेंस हो गया, क्लियर है ना। सब देखिए बैलेंस हो गया, इधर 3 Fe, इधर भी 3 Fe, ऑक्सीजन 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8। और इसी को देखिए ये स्टेप वाइज कर करके इतना बताया गया है, देखिए स्टेप वाइज कर करके इसको इतना बताया गया है, देखिए हर एक स्टेप करते जा रहा है ना। अब फाइनल आंसर जो हम बताए अभी वही आएगा, देखिए यही आया था ना हम लोग का, ठीक है। तो इसी को स्टेप वाइज एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आप सब समझ में आ जाएगा आपको। इसको भी उसी तरह करना है, टोटली आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिलाएंगे तो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। देखिए जो भी है सब हेडिंग में छिपा होता है, किसमें होता है, हेडिंग में छिपा होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे आपको एग्जाम में आ जाएगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो उसको आप बना लीजिएगा, क्लियर है ना। व्हाट इज कॉम्बिनेशन, सुनिए इधर, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसी को लिखेगा, या लिखेगा डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या व्हाट इज मीन्ड बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो सब एक ही चीज है। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रहे या इस तरह रहेगा स्टेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सबका सेम मतलब है। सबका मतलब क्या करना है, डिफिनीशन लिखना है, सबका क्या करना है, डिफिनीशन लिखना है, समझ गया ना। तो चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यहाँ पर देखिए 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिल करके क्या बनाएगा, एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसी को पूरा भाषण देकर के इसमें छपा हुआ है, तो एग्जाम में इतना छापिएगा तो टाइम रहेगा आपको, इसलिए एग्जाम में शुरू में ही लिखा हुआ रहता है, जितना भी आपका है सबको ओन लैंग्वेज में लिखना है। ओन लैंग्वेज कहने का मतलब क्या, भोजपुरी में लिख दीजिएगा, मगही में लिख दीजिएगा। ओन लैंग्वेज मतलब ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो बुक का लैंग्वेज नहीं हो, सिंपल लैंग्वेज में उसको डालना है, क्लियर है ना, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है इसको मैं देख रहा हूँ, बाकी एक बार इसको रीडिंग दे दीजिएगा।
बैलेंस करना सीख गए, कैसे करना है। चलिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन, जैसे ही 11th में जाएगा तो बहुत सारा रिएक्शन पढ़िएगा। यहाँ पर तो बहुत कम आपको पढ़ना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एकदम ओन लैंग्वेज में लिखना है। ये एनसीईआरटी में देखिएगा फालतू का भाषण लिखा हुआ है, उसको ओन लैंग्वेज में समझ करके अपना लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देना है। क्या लिखिएगा इसमें, देखिए नाम से ही क्लियर पता चला। कॉम्बिनेशन मतलब दो या दो से अधिक को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है यहां पर ध्यान दीजिएगा। द रिएक्शन, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा जो न दीजिए केमिकल रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन कई तरह का होता है। जैसे देखिए ना फिजिक्स में पढ़ेगा एक्शन रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन लिख दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। द रिएक्शन में लिख दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में इसको ढाल देना, सिंपल लैंग्वेज में। क्लियर है ना, बुक का लैंग्वेज नहीं। चलिए देखिए द केमिकल रिएक्शन और एग्जाम में राइटिंग एकदम साफ रखिएगा, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। जितने राइट, देखिए लोग कहता है कि राइटिंग पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन राइटिंग बहुत आपको मायने रखेगा। जैसे देखिए ना सिंपल समझिए, आप कॉपी चेक करने के लिए आपको मिल जाएगा, तो 100 को कॉपी चेक करना रहेगा। जिसका गंदा लिखा हुआ रहेगा एकदम अंदर से गुस्सा आते रहेगा, तो गुस्सा आएगा तो क्या कीजिएगा, उसको खुश कीजिएगा कि रुला दीजिएगा, कट ज़्यादा कीजिएगा, मार्क्स कम दीजिएगा। लेकिन जिसका बहुत अच्छा लिखा हुआ है, अब चेक करते करते एक बहुत अच्छा कॉपी मिला, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर टीचर लोग थोड़ा स्लो हो जाएंगे। जो चेक करेंगे एग्जामिनर वो आपको क्या करेंगे, स्लो हो जाएंगे, और कॉपी देखने में एकदम खुश हो जाएंगे। तो खुश हो जाएंगे तो आपको भी क्या कर देंगे, खुश कर देंगे। इसलिए राइटिंग आप अच्छा रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द केमिकल रिएक्शन इन विच two or more substances combined, देखिए combine मतलब सबको मिलाएंगे, combine to form a single new substance। सब्सटेंस को ही मैटर बोलते हैं, सब्सटेंस को ही मैटर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर मैटर्स, मैटर्स का मतलब वही सब्सटेंस होता है, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओन लैंग्वेज में लिखना है, लास्ट में इज कॉल्ड कर देना है। क्लियर है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या इज नोन एज, बात सेम चीज है। इज कॉल्ड लिखिए या इज नोन एज लिखिए, दोनों सेम चीज है। कोई कहीं ये भी लिखेगा इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वही चीज है। चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इसका एग्जाम देखिए, एग्जाम में जब भी पूछे ना तो कुछ लोग क्या करते हैं, डिफिनीशन दे करके छोड़ देते हैं। डिफिनीशन केवल नहीं देना है, एक एग्जाम्पल दे देना है जरूर डिफिनीशन के साथ। जो आपके पास एग्जाम्पल है उसको लिख दीजिए, एक से ज्यादा याद है उसको भी लिख दीजिए। इजी लिखना है, इजी मतलब एग्जाम्पल। क्लियर है। कितना लोग लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो सब फालतू का टाइम टेकन है। डायरेक्ट इजी लिखिए, टीचर देखते हैं आपको मार्क्स अच्छा देगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, दो सब्सटेंस मिला, सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस होगा कोई भी, ये मिल करके क्या बना दिया, वाटर बना दिया।
तो देखिए तो एक सिंगल सब्सटेंस बना दिया। इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ये क्या हो गया, रिएक्टेंट्स। और ये जो मिला रिजल्ट हमको, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। बात समझ गया ना। अभी देखिए तो ये बैलेंस्ड है क्या, बैलेंस नहीं है। तो आप सिंपल समझिए, यदि आपको एग्जाम में हर एक तरह का आपकी बात बता रहे हैं, जैसे एग्जाम में आपको बैलेंस करने नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि गलती सलती भर दीजिए तो टीचर देखते ही बैलेंस ठीक नहीं रहेगा तो काट देगा। यहाँ उसको काटने के मौके ही नहीं देना है। तो यदि याद नहीं है तो इतना ही छोड़ दीजिए, मत तो इसको बैलेंस कीजिए। बात समझ गया ना। याद नहीं है तो इसको बैलेंस मत कीजिए। तो यदि आपको लग रहा है कंफ्यूजन कि ये बैलेंस हमको करने नहीं आ रहा तो इतना ही छोड़ना दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन गलती मत वहां भरिए। और एक बात और बता रहे, कॉपी में कटकुट नहीं करना है। ज्यादा कटकुट कीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। कहीं काटना भी है तो एक सिंपल इस तरह लाइन कर देना, ये नहीं कि ऐसे 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 करके गंदा कर दीजिए। बात समझ रहे ना क्या कर रहा हूँ। चलिए देखिएगा, तो बैलेंस करने के लिए तो आपको हम बहुत अच्छा ट्रिक्स दिए। आपका बुक में जो है काफी भाषण केवल लिखा हुआ है, लेकिन आपको ऐसा ट्रिक्स दिए कि आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट को माइंड में रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको लोग रट्टा मारते रहता है। सिंपल आप उसका हेडिंग को माइंड में रखिए ना। तो हेडिंग में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कंबाइन करेंगे तो वो बड़ा बनेगा। चलिए देखिए, अब इसको मैं बैलेंस करने जा रहा हूं। तो क्या बोले थे, कोई जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन से शुरू करेंगे, आप कोई भी आइटम से शुरू कीजिए। चलिए आप ही बताइए किसी हाइड्रोजन से शुरू करें। इधर के वो है 2 गो, इधर के वो है 2 गो, ठीक है। अब चलिए ऑक्सीजन पर चलते हैं। इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर कितना बनाना होगा, 2 बनाना होगा। अब 2 बनाए तो देखिए हाइड्रोजन बदल गया, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया। इधर कितना हाइड्रोजन है, 2। इसको भी 4 बनाने के लिए 2 से कर दिए, हो गया बैलेंस। तो आप एग्जाम्पल में बैलेंस करके लिखिएगा तो और बहुत अच्छी बात है। अब आपको मान लेते हैं कि अब आपको रिएक्शन याद नहीं है, तो वो बना है ना ईटीसी, ईटीसी काहे बना है, इसी के लिए ना। नहीं याद है तो ईटीसी मारिए, ये वो कम से कम एग्जाम्पल दे देना, ईटीसी लिख दीजिए। अब देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था क्या, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और मान लीजिए कि ये कितना मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो 2 मार्क्स का है तो यहाँ पर टीचर लोग आएंगे, आपका कॉपी चेक करेंगे, देखेंगे द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single new substance is called combination reaction। और देखेंगे तुरंत एग्जाम्पल, कहेंगे अरे वाह क्या बात है, तुरंत यहाँ पर एकदम मारेंगे टेका, 2 मार्क्स बैठा कर भागेंगे। बात समझ गए। एकदम आलतू फालतू साइंस में नहीं चलता है, आलतू फालतू नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आंसर देना है। आपको बोला भी जाता है टू द पॉइंट आंसर दीजिए, समझ गया ना। तो सीधे इस टाइप का लिखना है, 2 मार्क्स में हो, 3 मार्क्स में हो, जो रहे आपका मार्क्स, फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन यही आप बैलेंस गलती कर दीजिएगा, यहाँ पर 2 भी लगा दीजिएगा, यहाँ पर 3 लगा दीजिएगा, और ये सब गलती नजर पड़ते ही वो अंदर से गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा आ जाएंगे तो हो सकता है आपको मार्क्स कम दे, हो सकता है 1.5 मार्क्स ही थे। इसलिए यदि आपको करने में सक्षम नहीं है बैलेंस तो उतना ही छोड़ दीजिए। ऐसे देखिए, इसका एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं। कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, दोनों रिएक्ट करके देखिए। ज्यादा लंबा चौड़ा आप जो है एग्जाम में रिएक्शन रट्टा मार के मत जाइएगा। रिएक्शन रटना नहीं चाहिए, वो समझना चाहिए। ऐसा कि आप भूल जाइए तो गड़बड़ हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इधर के वो कार्बन एगो, उधर भी एगो, इधर 2 ऑक्सीजन, उधर 2, हो गया बैलेंस, ठीक है। फिर N2 प्लस H2 ये बना देगा अमोनिया, ठीक है।
तो इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको आप बैलेंस कर लीजिए। इधर के वो नाइट्रोजन है 2 को, तो इधर भी 2 को कर दीजिए। हाइड्रोजन क्या हो गया 6, 3 2 6, यहाँ 2 ही है तो 3 यहाँ लगा दीजिए, बन गया। इसमें सिंबल जो है हम लोग ऐसा वाला देते हैं, ऐसा। इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, मतलब ये वाला इसमें कन्वर्ट होते रहेगा, ये वाला इसमें कन्वर्ट होते रहेगा। ठीक है, तो आपको ये सब जानना नहीं है तो ये मत दीजिएगा, आप यही वाला दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप जाइएगा 11th में तो रिवर्सिबल रिएक्शन वहां पर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझ गए। तो इतना एग्जाम्पल में से कोई आपको याद ही नहीं रहेगा, सिंपल सिंपल तो दिए हैं, कर लीजिएगा कि नहीं। ठीक है, चलिए चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी वाला बुक पे। देखिए ये देखिए क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ गए। ये सब पढ़ लीजिएगा आप, एक्टिविटी है। देखिए इसको भी देखिए, 2 को मिलाए, इधर बनाना, और यहाँ हीट क्यों जोड़े हैं सुनिए ध्यान से। आप इसको ना भी जोड़िएगा तो चलेगा, बात समझ गए। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बोलते हैं ना। और जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कैसे याद रहेगा इंडोथर्मिक, चलिए उसको मैं बताऊं। देखिए सबको जो है बुद्धि से याद रखिएगा, आपका भेजा में ये रहेगा, नहीं तो जानते हैं ना, जैसे मान लेते हैं जैसे जस्ट लाइक मोबाइल ये होता है, मान लेते हैं 64 GB का है, आप 63 GB भर दीजिएगा तो मोबाइल स्लो हो जाएगा, उसी तरह माइंड स्लो हो जाता है। आलतू फालतू दिमाग में रखना ही नहीं है। अब यहां पर देखिए तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। अब यहां पर देखिए इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में आपको फर्क बता रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, पहले आप लोग पढ़े भी होइएगा। ये दोनों में याद कैसे रखना है, खूब कंफ्यूजन होता है दोनों। तो इन 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 मतलब, अरे घुसेगा, इन मतलब क्या है, घुसा। तो इन मतलब इंडोथर्मिक, एक इंडोथर्मिक होता है, यहाँ पर सॉरी ई होता है, आई नहीं, इंडो, अरे यार, इंडोथर्मिक रिएक्शन ई होता है। ई फॉर इन याद रखना है। इन कहने का मतलब क्या है, याद रखने के लिए केवल तरीका बता है। इन कहने का मतलब क्या है, इन करेगा, इन करेगा मतलब क्या, एब्जॉर्ब करेगा, समझ गया ना। इन करेगा मतलब एब्जॉर्ब करेगा, तो ये इंडोथर्मिक हो गया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एब्जॉर्ब होता है, एब्जो मतलब ई फॉर एक्स्ट्रा याद रखिए ना, एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो एक्सोथर्मिक। कोई एक याद रखिए ना, दूसरा याद रहेगा। इन मतलब एनर्जी लेगा, और ये एक्स्ट्रा निकालेगा, याद रहेगा ना दोनों में। तो एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, तो ये देखिए हीट निकला, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है ना। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन में देखिए ना, ये लिख देता है क्विक लाइन, स्लैग्ड लाइन, तो ये एग्जाम में भी लिखने की जरूरत है नहीं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ये ब्रैकेट में सॉलिड लिक्विड भी लिखने का जरूरत नहीं है, बात समझ गए। इसको डायरेक्टली आप जो है इस तरह आप बना देना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्यू। क्यू क्या हो गया, हीट एनर्जी, तो इसके जगह क्यू लिखिए, H लिखिए, या पूरा हीट लिखिए, बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये यही सब छोटा छोटा से स्टूडेंट को टेंशन होता है, ये एक बार लिखना पड़ेगा क्या,
भूल जाएंगे तो क्या होगा, ये सब की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे लिखिए। तो ये भी आपका क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। देखिए ना, दो जो है सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाया, ये क्या है, हीट एनर्जी रिलीज हुआ। ये ना भी लिखिएगा फिर भी सही। तो आप एग्जांपल में ये ना भी लिखिएगा तो आपको टीचर काटेंगे नहीं, सही रहेगा। अब क्या कर देना है, इच्छा है तो एटम्स को बैलेंस कीजिए, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए। तो जब भी आप डेफिनेशन लिखिए तो एग्जांपल देते समय ये ध्यान रखना है, समझ गए ना, ठीक है। ये सब एक्वा फेक्वा लिखने का जो होता है, एक्वा का ऐसे मतलब होता है वाटर से रिलेटेड, और ये एल फॉर लिक्विड है, वन नहीं है, एल है, एस फॉर क्या है, सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड को नाम क्विक लाइम बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक्ड लाइम बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए किताब भी आपको मैं बता दिया, ये पढ़िएगा, ये नहीं कि इसको रट जाना है, एक्वा लिखना जरूरी है एग्जाम में, इस कुछ नहीं, बस सिंपल इस तरह क्वेश्चन लिख देना। ठीक है, ये सब भी देखिए। अभी बताए हम क्या लिखे थे, ब्रैकेट में ऐसा जी लिखे है नहीं ना, डायरेक्ट C + O2 = CO2 लिखे थे, एरो मार के लिखे थे। चलिए, है एक बात और ध्यान दीजिएगा, पेन वाला कहाँ चला गया। चलिए, तो ये समझ गया, ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा। जब देखिए इसमें इतना भाषण दे करके बैलेंस किया है, अब इसको पढ़ लीजिएगा। हम आपको बता दिए मेन ट्रिक्स कैसे बैलेंस करना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको मैं बता दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल जरूर देना है, अब इतना बताइए ना, एग्जाम में ऐसे लिखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए तो ये सुख से डेफिनेशन कहीं दिया है, वी हैव लर्नड इन क्लास 9 यार, वो सब का मेन पॉइंट आप लिखिए ना यहाँ पे। यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी केवल एग्जाम्पल दिया है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। चलिए, ये क्या था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहां से देखिए डीकम्पोजिशन के लिए उधर पढ़ लीजिएगा, एक रफली जो है फास्टली जो है पढ़ जाना है, पूरा एनसीईआरटी समझा दे रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और लिखने वाला चीज जो है मैं लिखवा दिया हूँ, एग्जाम में पूछेगा एकदम उसी तरह लिख करके छाप करके चलेंगे एकदम फोटो स्टेट। इसमें देखिए डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज मतलब क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा लिखे ना, कंपोजिशन का उल्टा। अरे प्रीफिक्स डी लग गया है, कंपोजिशन वो ऊपर लग क्या था, कंबाइन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर कंपोजिशन में भी कंपोजिशन मतलब क्या होता है, मिलना। डीकम्पोजिशन मतलब टूट जाना। इसमें क्या होगा, एक बड़ा कंपाउंड जो है टूट करके छोटा छोटा में बन जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। यानी इसमें एक सब्सटेंस जो है टूट करके छोटा छोटा में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे, डी का मतलब वही, कंपोजिशन का मतलब मिलना, डीकम्पोजिशन मतलब उसको टूटना होगा। तो पीछे वाला जो पढ़े थे ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका जस्ट उल्टा है। इसका क्या है, जस्ट उल्टा है, बात समझ गया ना, इसका जस्ट उल्टा है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, चलिए देखिए। डिकम्पोज मतलब टूटना होता है। देखिए एक कंपाउंड जो है टूट करके छोटा छोटा में बन गया, क्लियर है। तो इतना लंबा रिएक्शन आपको याद रहेगा एग्जाम में, नहीं ना।
तो इसका उपाय हम बता रहा हूं दूसरा। चलिए देखिएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सबसे पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। द केमिकल रिएक्शन, देखिए सब डिफिनेशन हम एक ही जैसा लिख रहे हैं, ऊपर भी केमिकल रिएक्शन लिखे थे, आधा डिफिनेशन तो याद ऐसी हो गया। द केमिकल रिएक्शन, तो पढ़ाई ऐसा करना चाहिए ताकि जितना डिफिनेशन लिखा ना सब देखने में लगे सिमिलर, थोड़ा थोड़ा चेंज। द केमिकल रिएक्शन इन विच one reactant breaks down इसके जगह आप डीकम्पोजेज भी लिख सकते थे। ब्रेक्स डाउन के जगह हम लोग क्या लिख सकते थे, डीकम्पोजेज इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस लिखिए या प्रोडक्ट्स लिखिए। रिएक्टेंट टूट करके बनेगा क्या, प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लियर है ना। इसके जगह आप ब्रेक डाउन के जगह डीकम्पोजेज भी लिख सकते थे, बात सेम चीज है, समझ गया ना। तो ये डिफिनेशन आपका हो गया। इसको आप हटा करके डीकम्पोजेज भी लिखिएगा, वो भी सही है। मान लेते एग्जाम में आपको नहीं पता तो यहां से देखें डीकम्पोजिशन है ना, तो डीकम्पोजेज हो जाता है, डीकम्पोजेज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, समझ गए। ये भी लिख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे वाटर जो बना था इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ना, इलेक्ट्रोलाइसिस में लाइन के थ्रू किया जाता है, बिजली पास कराकर, ये टूट जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये किस में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। या सिंपल आप देखिए ना, घर में जो है आप पानी गर्म करते हैं तो निकलता है ना, तो पानी गर्म करते हैं तो क्या होगा, वेपर के फॉर्म में निकलता है। तो वही यहाँ पर क्या है, ये हीट एनर्जी देंगे तब नहीं ये टूटेगा इसमें, बात समझ गए। यहाँ पर देखिए तो वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इसको बैलेंस करना है तो क्या कीजिएगा, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इधर 2 तो इधर 2, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या हो गया, 4, क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइसिस इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल दे दीजिएगा, हो गया। अब नहीं आगे आ रहा, ईटीसी मान दीजिए, फिर भी आपका 2 या 3 मार्क्स में होगा, फुल मार्क्स मिलेगा, क्लियर है। ईटीसी इसीलिए बनना। अब ये नहीं कि ज्यादा लिखे के चक्कर में अगला इक्वेशन गलती लिख दीजिए, तो गलती लिख दीजिएगा तो क्या होगा, टीचर के दिमाग में निगेटिव पहुंचेगा, निगेटिव पहुंचेगा तो समझ लीजिए आपको भी निगेटिव कर देंगे, मतलब मार्क्स काटेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह का आपका एग्जाम्पल हो गया, जल्दी इसको छापिए। ऐसे एग्जाम्पल चाहिए तो और भी ले सकते हैं, जैसे देखिए H2CO3 है, ये टूटेगा तो किस में आएगा, H2O में आ जाएगा और CO2 में आ जाएगा, क्लियर है। इसको आप चाहिए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या लिखते हैं, इसको प्रोडक्ट बना देते हैं, इसको रिएक्टेंट बना देते, इसको प्रोडक्ट बना देते, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो जाता है, समझ गया ना। अब यहाँ बैलेंस कीजिए, कैसे बैलेंस कीजिएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन 3 गो, यहाँ भी 3 गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कार्बन 1, इसमें कार्बन 1, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। ईटीसी बहुत है, कितना लिखिए, बात समझ गए। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जितना भी आपका एनसीईआरटी है
में दिया हुआ है, सब अब पढ़ जाइए। ये देखिए ये भी डिकम्पोज हो रहा है। इतना लंबा चौड़ा याद रखिएगा तो वहां जाके कंफ्यूज कर जाइएगा। तो एग्जाम में छोटा छोटा एग्जाम्पल माइंड में रख करके वहां पर दे देना है। बात समझ गया ना, गलती नहीं लिखाना चाहिए। ये देखिए डिकम्पोज हो रहा है, इसको तोड़ करके बैलेंस कर सकते हैं आप। पहले तोड़ लीजिए, ब्रैकेट वाला लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे भी ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ते क्या है, फेरस सल्फेट। केवल ये जानिए क्या पढ़ते हैं, फेरस सल्फेट। इसको क्या पढ़ते हैं, फेरिक ऑक्साइड। तो ये जानना जरूरी है कि इसको पढ़ते क्या है, लेकिन वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि लिखने के चक्कर में गलती लिख दीजिए, फेरस सल्फेट की जगह फेरिक ऑक्साइड लिख दीजिए तो हो जाएगा, टीचर को नजर पड़े काट दे। गलती वहां होने से बचिए। कैल्शियम कार्बोनेट है, वो देखिए टूटा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये भी हो गया डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। तो याद है तो एक दो दीजिए, या नहीं तो एक ही दे करके ETC मार दीजिए, ठीक है। ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा, सब समझा दीजिए, सब वही है। ये भी देखिए डिकम्पोज हो रहा है 2 पार्ट में, समझ गया ना। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो चलिए यहाँ तक पहले पढ़िए आप, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आपको पढ़ने में टाइम लगेगा इतना। एक बार उसको रीडिंग आप दे लीजिएगा, और एग्जाम में जो हम डिफिनीशन लिखे हैं वही छापना है वहाँ। बात समझ गया ना। ये केवल बस एक बार पढ़ने के लिए आपको इसलिए बोल दिया हूँ कि NCERT आपका है वो बुक समझ में टोटल चलेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप मन से इसको पढ़िए और जम करके पढ़िए, और जितना मैं बताया हूँ इसको एकदम हर हाल में करके उसके बाद इसको NCERT पढ़िए, एक एक लाइन आपको समझ में टोटल आते जाएगा। बात समझ गए। लेकिन एग्जाम में यदि व्हाट इज कंपोजिशन रिएक्शन पूछ रहा है तो हम जो डेफिनेशन वही छाप के आना है और एग्जाम्पल देना है। लंबा चौड़ा वाला एग्जाम्पल आप जाइएगा याद करके वहाँ कंफ्यूज कर जाइएगा, फिर आपसे नहीं होगा। तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये मैं आपको बता दिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।